हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक्सीलेंट विजन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अध्ययन किया था, मुगल साम्राज्य के शासक हुमायूं के बारे में। क्योंकि हमने बताया था कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, जिनका शासनकाल 1526 से 1530 तक चला। उसके बाद उनका बेटा हुमायूं मुगल साम्राज्य पर शासन किया और हुमायूं का कार्यकाल, जो शासनकाल था, वो दो कार्यकालों में विभाजित था, 1530 से 1540 और 1555 से 56, और 40 से 55 के बीच आपका सूर्यवंश चला। चूंकि सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी जी ने की थी, तो उसके बाद हुमायूं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था और सूर्यवंश के बारे में भी अध्ययन कर लिया था। उसके बाद आज हम लोग अध्ययन करेंगे मुगल साम्राज्य के अगले शासक अकबर के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और किस प्रकार से शासन करते हैं और किस प्रकार से अपने मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि बात की जाए अकबर की, तो जो अकबर का शासनकाल था वो बहुत लंबा है। 1556 से 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। तो चूंकि इनका शासनकाल लंबा था, इसलिए इनकी स्टडी भी लंबी करनी पड़ेगी, स्टडी भी लंबी होगी। तो इसलिए अकबर के बारे में हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में पढ़ेंगे इनके संरक्षक बैरम खां के बारे में, किस प्रकार से उनकी मृत्यु होती है और हरंदर से किस प्रकार से मुक्ति पाते हैं, और देखेंगे कि इनके द्वारा जीते गए कुछ प्रमुख प्रदेशों के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, सुधारों और कई भी प्रथाएं इन्होंने चालू की थी, अपन ने भी की थी, उसके बारे में देखेंगे। और इनके नवरत्नों के बारे में देखेंगे, कौन कौन से इनके नवरत्न थे और क्या कार्य था उनका। तो इस पर आधारित लेक्चर आपका नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर आधारित हम लोग देखेंगे। तो आज आइए देख लेते हैं हम लोग अकबर के बारे में। यदि एक ही वीडियो में देखा जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा और पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए दो लेक्चर में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एक बात की जाए अकबर के पूरे नाम के बारे में, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अकबर का पूरा नाम क्या था। तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। यहाँ पर लिखा मैंने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक चला। अब बात आती है इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के महल में हुआ था। यानी जब हुमायूं निर्वासित होकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में चले गए थे, तभी अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम की कोख से आपका एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम था अकबर। तो वही अकबर हैं। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। क्योंकि इनके पिता का नाम आप सभी को पता होगा, हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम, और पूरा नाम मैंने बता ही दिया। उसके बाद बात आती है इनका राज्याभिषेक कब हुआ। तो चूंकि 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह के भवन में होती है, तो अकबर मात्र 14 वर्ष के थे। यदि बात की जाए अकबर की, तो यदि कहा जाए इनको शासक बनना पड़ा या बने, तो इनको शासक बनना ही पड़ा था, क्योंकि ये बहुत छोटे ही थे, 14 वर्ष के मात्र थे। तभी इनके पिता की मृत्यु हो जाती है दीन पनाह के भवन में। तभी इनका राज्याभिषेक होता है 14 फरवरी 1556 वैलेंटाइन डे के अवसर पर। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक होता है हुमायूं की मृत्यु के बाद। तो इनका राज्याभिषेक पंजाब में ही क्यों हुआ, क्योंकि जब इनके पिता की मृत्यु दिल्ली में होती है, तब ये पंजाब के क्षेत्र में ही थे। तो इनका राज्याभिषेक पंजाब के कारानौर क्षेत्र में होता है। और इनके प्रधानमंत्री जो थे बैरम खां थे, और चूंकि बहुत ही छोटी उम्र में इनका राज्याभिषेक हुआ, इसीलिए इनका जो शासनकाल था वो बैरम खां के संरक्षण में शुरू हुआ। यानी जो इनके संरक्षक थे वो आपके बैरम खां जी थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ। तो पंजाब के कारानौर क्षेत्र में हुआ। और
इनके संरक्षक कौन थे? आपके बैरम खान इनके संरक्षक थे। तो क्वेश्चन है, कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि जो इनका राज्याभिषेक हुआ, किस उपाधि से इनका राज्याभिषेक हुआ? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से इनका राज्याभिषेक हुआ। ध्यान दीजिएगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से इनका राज्याभिषेक हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से इनका राज्याभिषेक हुआ। और जो बैरम खान संरक्षक थे, उनको अकबर प्यार से खानी बाबा या खान बाबा के नाम से पुकारते थे। खान बाबा के नाम से पुकारते थे। उसके बाद आइए देखते हैं, जो बैरम खां का संरक्षण काल था 1556 से 1560 तक, उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चूंकि पंजाब के कालानौर में इनका राज्याभिषेक हुआ था और वहां पर एक गद्दी भी प्राप्त कर चुके थे, उसी क्रम में इन्हें दिल्ली पर अधिकार करने की इच्छा होती है। तो जब दिल्ली पर अधिकार करने की इच्छा होती है तो उसमें दिल्ली की स्थिति क्या थी कि दिल्ली के केंद्र पर हेमू नाम के व्यक्ति का, जो आदिल शाह का सेनापति था, उसने दिल्ली पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था और अधिकार करके स्वयं को उसने विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। जब दिल्ली पर उसने अधिकार कर लिया था तो उसने स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि दे दी थी और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करने वाला यह 14वां शासक था। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करने वाला यह 14वां शासक था। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान करने वाला 14वां शासक कौन था? तो आंसर आपका होगा हेमू। और यह भी इम्पोर्टेंट है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में यह हेमू नाम का यह एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था या दिल्ली पर शासन किया था। यानी यह कहा जाए तो एकमात्र हिंदू शासक हेमू मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक था या एकमात्र शासक था। इसका नाम था हेमू। तो जब यह बात अकबर को पता चलती है कि हेमू दिल्ली पर अधिकार कर लिया है, तो पानीपत के क्षेत्र में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। क्योंकि पानीपत के ही क्षेत्र में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला युद्ध हुआ था, इसलिए उसको पहला युद्ध कहा जाता है। और पानीपत के ही क्षेत्र में अकबर और हेमू के बीच युद्ध होता है, इसलिए इसको पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के क्षेत्र में होता है अकबर और हेमू के बीच। इस युद्ध में होता क्या है कि हेमू के आंख में तीर लग जाती है। वे हाथी के ऊपर एक हौदा बना होता है, उसमें बैठे होते हैं। उनकी आंख में तीर लग जाने के कारण वे उसी में गिर जाते हैं। तो उनके जो सेनापति थे वे समझते हैं कि हेमू मर चुके हैं और वापस लौट जाते हैं। जब वापस लौट जाते हैं तो हेमू को पकड़ कर लाया जाता है और बैरम खां हेमू के सिर को काट कर उनके मृत्युदंड दे देते हैं। इस प्रकार से हेमू का शासनकाल समाप्त हो जाता है और अकबर का शासनकाल दिल्ली पर शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से अकबर और हेमू के बीच जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें हेमू पराजित हो जाते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं बैरम खां की मृत्यु किस प्रकार से होती है। तो चूंकि जो बैरम खां थे वो 1556 से 60 तक संरक्षक रहे, उन्हीं के संरक्षक में इनका अकबर का शासन काल प्रारंभ हुआ था, शासन काल हुआ, चलता भी रहा। तो कुछ समय बाद जो उनके दरबारी और हरमदाल जो महिलाओं का समूह था वे बैरम खां से जलने लगते हैं। और जब बैरम खां से जलने लगते हैं तो ये अकबर को भड़काते भी हैं और अकबर भी कई बार ऐसा पाते हैं कि अकबर करना कुछ और चाह रहे हैं और बैरम खां कुछ और करते हैं। तो अकबर अंततः करते क्या है कि उनको मक्का जाने का संदेश भिजवाते हैं और बैरम खां से मक्का की ओर चल देते हैं। और मक्का जाते समय मुगलों की सेना ने इन पर आक्रमण कर दिया और जब आक्रमण कर दिया तो तिलवारा के युद्ध में अकबर और बैरम खां के बीच युद्ध हो जाता है, जिसे तिलवारा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। हो जाता है तिलवारा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो अकबर और बैरम खां के बीच तिलवारा का युद्ध होता है। इस युद्ध में बैरम खां पकड़े जाते हैं और उनको पकड़ कर लाया जाता है।
तो चूंकि अकबर जानते हैं कि बैरम खान के संरक्षक रह चुके हैं, इसलिए बैरम खान के सामने अकबर 3 विकल्प रखते हैं या 3 विकल्प रखा जाता है। पहला यह रखा जाता है कि या तो वे किसी राज्य के सूबेदार बन जाएं, या तो अकबर के सुरक्षा सलाहकार बनकर रहें, या तो वे मक्का चले जाएं। तो चूंकि बैरम खान प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके थे, तो इससे छोटे पद पर वे रहना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मक्का जाने का निर्णय लिया। तो मक्का जाते समय कुछ व्यक्ति उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, और मुबारक खां का नाम का एक व्यक्ति था जो गुजरात के पाटन नामक स्थान पर उनकी हत्या कर देता है। हत्या क्यों करता है? क्योंकि बैरम खान ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुबारक खां के पिता की हत्या कर दी थी। उसी का बदला लेने के लिए मुबारक खां ने गुजरात के पाटन नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी थी। इसके आगे ये देखते हैं कि 1561 ईस्वी में चूंकि इनकी हत्या हुई, तो जब इनकी हत्या हुई तो इनकी पत्नी भी थी सलीमा बेगम, और इनका बेटा भी एक था अब्दुल रहीम। तो आइए उसके आगे देखते हैं कि इनके बेटे और पत्नी का क्या होता है। तो बैरम खां की जब मृत्यु हो जाती है और इसकी सूचना जब अकबर पाते हैं, तो जो बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम थी और उनका जो बेटा अब्दुल रहीम था, उनको अपने संरक्षण में ले लेते हैं अकबर, और उनकी जो पत्नी सलीमा बेगम थी उनसे निकाह कर लेते हैं, और उनके बेटे को शिक्षा दीक्षा दिलाते हैं, और बाद में उन्हें खाने खाना की उपाधि देते हैं। यानी अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि देकर उनको नौरत्नों में शामिल करते हैं। और उसके बाद आइए देखते हैं पर्दा शासन के बारे में कि किस प्रकार से पर्दा शासन या हरम दर से अकबर मुक्ति पाते हैं। वैसे तो 1562 ईस्वी में मुक्ति पा जाते हैं हरम दर से, लेकिन पूर्णतः 1564 ईस्वी में मुक्ति पाते हैं। अब हरम दर क्या था? एक महिलाओं का समूह था जिसमें महिलाओं की प्रधानता थी। तो इस समय में हुआ क्या कि जो इस समय में शासन पर अकबर की धाय माँ महामनगा और उनके पुत्र आदम खां और उनकी पुत्री आपकी जीजी अनगा, उनकी पुत्री जीजी अनगा का प्रभाव अकबर पर सबसे ज्यादा था। तो इन तीनों का प्रभाव सबसे ज्यादा था। उसके बाद आदम खां जो था महामनगा का पुत्र, वो अकबर की हत्या करने का प्रयास करता है। जब इसको अकबर जान पाते हैं तो उसको मृत्यु दंड दे देते हैं। तो जब उसको मृत्यु दंड दे देते हैं तो 1562 ईस्वी में जो उसकी माँ थी महामनगा, इसके शोक में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से 1562 ईस्वी में पर्दा शासन से या हरम दर से आपके अकबर मुक्त हो जाते हैं, और पूर्णतः आपके 1564 ईस्वी में मुक्त होते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं अकबर द्वारा जीते गए प्रमुख प्रदेशों के बारे में। तो जो अकबर थे वे राजपूत राज्यों को भी जीत लिए थे। क्यों राजपूत राज्यों को जीतना चाहते थे? क्योंकि वे जानते थे कि यदि भारत जैसे विशाल साम्राज्य पर राज्य करना है तो राजपूतों या राजस्थानी प्रदेशों को, राजस्थानी राज्य को जीतना होगा, राजस्थान के जो साम्राज्य उसको जीतना होगा, या राजपूत राज्यों को जीतना होगा। इसीलिए उन्होंने राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया, और कुछ राज्य थे जो उन्होंने स्वयं से अधीनता स्वीकार कर ली। तो आइए देखते हैं अकबर द्वारा जीते गए प्रमुख प्रदेशों के बारे में। सबसे पहले उन्होंने, हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रदेशों पर आक्रमण किया, और उस प्रदेश के शासक कौन थे, और किसके नेतृत्व में उन्होंने आक्रमण किया था, और किस ईस्वी में आक्रमण किया था। तो सबसे पहले उन्होंने मालवा पर आक्रमण किया। मालवा के जो शासक थे वे बाज बहादुर थे, और 1561 ईस्वी में आक्रमण किया। और जो अकबर की ओर से या मुगल साम्राज्य की ओर से नेतृत्व कर रहे थे वे आपके आदम खां थे। यानी आदम खां के नेतृत्व में सन 1561 ईस्वी में मालवा के साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिसके शासक आपके बाज बहादुर थे, और मालवा पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद सन 1562 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में चुनार पर आक्रमण किया और आक्रमण करके अधिकार कर लिया, जहां पर अकबानों का शासन था। उसके बाद गोंडवाना के क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसके शासक थे वीर नारायण खां, जो 4 साल के थे। इसलिए उनकी माँ, जो पूर्व से देखा जाए तो उनकी माँ नेत्र शासक थी आपकी दुर्गावती गोंडवाना की, और 1564 ईस्वी में आसफ खां के नेतृत्व में आपका आक्रमण किया और गोंडवाना के राज्य पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद आइए देखते हैं राजपूत राज्यों के बारे में। तो आमेर पर आक्रमण किया उन्होंने। राजपूत राज्य जो आपका आमेर था उस पर आक्रमण किया, जिसके आपके शासक भारमल थे। राजा भारमल, इन्होंने स्वयं से अधीनता स्वीकार कर ली, यानी बिना आक्रमण किए हुए अकबर ने इस पर अधिकार कर लिया।
कि जब इन्होंने स्वयं से अधीनता स्वीकार कर ली। तो 1562 ईस्वी में इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली और अधीनता स्वीकार करके अपनी पुत्री जोधाबाई, इनका निकनेम हरिकाबाई था, हरिकाबाई के नाम से जानी जाती थी, उनसे विवाह कर दिया अकबर का। यानी राजा भारमल ने आदेशान स्वीकार करने के बाद अपनी पुत्री जोधाबाई या हरिकाबाई की शादी अकबर से कर दी। उसके बाद धीरे धीरे आमेर पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद मेवाड़ पर आते हैं। तो जब चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे उसमें मेवाड़ के शासक आपके उदय सिंह थे। तो प्रारंभ में इन्होंने आक्रमण नहीं किया या युद्ध नहीं हुआ। तो सन 1567 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया, तो अकबर ने स्वयं आक्रमण किया और उदय सिंह हार जाते हैं। तो उसके बाद इनका बेटा 1572 ईस्वी में राणा प्रताप शासक बनता है। राणा प्रताप शासक बनते हैं, इनके बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। तो राणा प्रताप जब शासक बनते हैं तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी के मैदान में अकबर से युद्ध होता है। अकबर की ओर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से उनके सेनापति कौन थे, तो मान सिंह या मासुद खां, और राणा प्रताप की ओर से सेनापति कौन थे, तो हकीम खां थे। यानी राणा प्रताप की ओर से मुसलमान सेनापति हकीम खां और अकबर की ओर से हिंदू सेनापति मान सिंह थे। तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। इसमें राणा प्रताप की हार होती है और राणा प्रताप को चित्तौड़ को या मेवाड़ को छोड़कर जाना पड़ता है। उसके बाद जब 1507 फिर वे कुछ समय बाद मेवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं और जब 1597 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है तो उनका बेटा अमर सिंह शासक बनता है। यानी 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह शासक बने। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने मेड़ता, कालिंजर, मारवाड़, रणथंभौर आदि पर आक्रमण करके इन्होंने अधिकार कर लिया। यानी अकबर ने धीरे धीरे आमेर, मेवाड़, मेड़ता, कालिंजर, मारवाड़, रणथंभौर आदि राजपूत राज्यों पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका था राणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में हुआ। उसमें अकबर की ओर से मान सिंह और मासुद खां सेनापति थे या नेतृत्व कर रहे थे और राणा प्रताप की ओर से हकीम था, जो राणा प्रताप थे उनकी ओर से हकीम खां सेनापति या नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद आइए देखते हैं गुजरात पर विजय में क्या हुआ। गुजरात पर इन्होंने 1572 ईस्वी पर आक्रमण किया। वहाँ के शासक मुजफ्फर खां थे। तो गुजरात पर स्वयं अकबर ने आक्रमण किया और मुजफ्फर खां को हराकर उस पर विजय प्राप्त कर लिया, अधिकार कर लिया। और कहा जाता है गुजरात विजय के दौरान ही अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिले थे और सर्वप्रथम वहीं पर समुद्र को इन्होंने देखा था। तो गुजरात क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिले और यहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। उसके बाद इन्होंने बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र पर मुनीम खां के नेतृत्व में आक्रमण किया, जहां के शासक आपके दाऊद खां थे। यानी बिहार एवं बंगाल के शासक दाऊद खां थे। उस पर उन्होंने मुनीम खां के नेतृत्व में 1574 आक्रमण किया और उस पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद कुछ दक्षिण भारत के राज्यों पर भी इन्होंने आक्रमण किया। तो आइए देख लेते हैं दक्षिण भारत के राज्यों पर भी आक्रमण के बारे में। तो आइए देखते हैं दक्षिण भारत के राज्य। सबसे पहले इन्होंने खानदेश पर आक्रमण किया, जहाँ के शासक अली खां थे और 1591 में इन्होंने आक्रमण किया था। और किसके इन्होंने जो खानदेश के शासक अली खां थे, इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। तो स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली 1591 ईस्वी में। उसके बाद अकबर ने अब्दुल रहीम खान, अबुल फजल और मुराद और स्वयं अकबर भी थे, इनके नेतृत्व में इन्होंने दौलताबाद पर आक्रमण किया, जिसके शासक आपके चांदनी भी थी। और 1599 में इन्होंने आक्रमण किया था। यानी 1599 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान, अबुल फजल, मुराद और स्वयं अकबर के नेतृत्व में इन्होंने दौलताबाद पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसके बाद अहमदनगर पर आक्रमण किया, जिसके जहाँ के शासक आपके चांद बीबी थी और 1600 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया, उस पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद लास्ट युद्ध उनका था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था, तो असीरगढ़ का युद्ध सन 1601 ईस्वी में लड़ा गया अकबर द्वारा अंतिम युद्ध था। यानी फिर से सुन लीजिएगा, असीरगढ़ के शासक मीरन बहादुर, जहाँ के शासक आपके मीरन बहादुर थे, यहाँ पर अकबर का अंतिम अभियान था और 1601 ईस्वी में यानी अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध असीरगढ़ का युद्ध था, जहाँ के शासक मीरन बहादुर थे और 1601 ईस्वी में इन्होंने युद्ध किया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अकबर के संरक्षक बहरम खां के बारे में, उनके जन्म के बारे में, और 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। उसी समय इनका शासन का समाप्त हो जाता है। इसके बाद इनका बेटा जहांगीर आ जाता है। तो
इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया बैरम खां के संरक्षण काल के बारे में और किस प्रकार से उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे और पत्नी को इन्होंने अपने संरक्षण में लिया अकबर ने, और उसके बाद किस प्रकार से इन्होंने पर्दा शासन में मुक्ति प्राप्त की। उसके बाद देखा कि जीते गए प्रमुख प्रदेशों के बारे में और दक्षिण भारत के राज्यों पर भी आक्रमण करके इन्होंने जीत प्राप्त की। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अकबर द्वारा किए गए प्रमुख महत्वपूर्ण कार्यों और सुधारों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।